डुप्लीकेट्स की मैं बात इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज़ वो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। आप इसको सही तरीके से देखते हैं तो वो आपको डिस्काउंट ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। वो आपको वो सामान दे रहे हैं जो उनका सिलेक्शन है ही नहीं, ठीक है? कंपनियों को पता लगने लगा कि यार हमारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं मार्केट में। मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया ना बहुत डिफरेंट है और मेरी शायद इसको लेके ना सोच बहुत डिफरेंट है बिकॉज़ हम लोग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से एक और एपिसोड में सैम टॉक्स पॉडकास्ट के। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने लाया हूं वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में पिछले लगभग एक दशक से काम कर रहे हैं और प्रीमियम स्पोर्ट्स गुड स्पेसिफिकली इन क्रिकेट एंड बैडमिंटन वो काम करते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स को भी वो हेल्प आउट करते हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये पॉडकास्ट होने वाली है, क्रिकेटिंग गुड्स को लेकर ये पॉडकास्ट होने वाली है और बैडमिंटन और लगभग सभी स्पोर्ट्स से लेकर ये पॉडकास्ट होने वाली है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिमांशु जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेजरली दो तरीके के इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं, एक प्रीमियम कैटेगरी होती है और एक नॉन प्रीमियम कैटेगरी है। तो व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम बैट एंड अदर स्टफ एंड जनरल स्टफ? अ, अगर इस बारे में बात करते हैं कि प्रीमियम स्टफ़ और चीप स्टफ़ की बात करते हैं, तो सस्ते स्टफ़्स कंपनियाँ भी बनाती हैं ओरिजिनल, बट आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस लेवल पे खेल रहे हैं और जिस लेवल पे आप खेल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं। डुप्लीकेट्स की मैं बात इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज़ वो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ वो सिर्फ़ आपको एक तरीके का दिखाया जा रहा है कि ये बहुत सस्ता मिल रहा है आपको तो आप उसको बाय कर लेते हैं। लेकिन उससे आप सोचें कि मैं प्रोफ़ेशनली खेलूँगा या मेरा जो परफ़ॉर्मेंस है वो बेटर आएगा, वो ऐसा नहीं आएगा। वो सिर्फ़ आपके लिए एक किट में सामान जोड़ने जैसा हो जाएगा। तो हम उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि किट में सामान जोड़ने जैसा सामान आपको दे दिया जाए। आपको सामान ऐसा दिया जाए जिससे आप अ, आगे खेल सकते हैं और अपनी परफ़ॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं और जब आपकी परफ़ॉर्मेंस एनहांस होती है तो आपका गेम बेटर होता है, आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रीमियम क्वालिटी की तरफ ही डील करते हैं, हम चीप क्वालिटीज़ में डील नहीं करते। बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स भी हैं जो प्रीमियम में डील कर रहे हैं, बट दे ऑफर अ ह्यूज डिस्काउंट। हुँ। तो और जैसा अभी हमारी बात भी हो रही थी, आप डिस्काउंट्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ना ज़्यादा डिस्काउंट्स देते हैं। तो व्हाट्स द मेन रीज़न और साइकोलॉजी के जो लोग हैं वो अच्छा सामान होने के बाद भी उसको डिस्काउंट ऑफर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से देखते हैं, तो वो आपको डिस्काउंट ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। वो आपको वो सामान दे रहे हैं, जो उनका सिलेक्शन है ही नहीं या उनको सिलेक्शन मिलता ही नहीं है। वो बेसिकली ऑथराइज़्ड डीलर्स भी नहीं है। वो सिर्फ़ कहीं से सामान उठाते हैं, टैक्सेशन की चोरी करते हैं या बिलिंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, कई बार हमने सुना है कि ह्यूज डिस्काउंट तो दे दिया लेकिन उसमें इक्विपमेंट्स की मिक्सिंग हो गई, कुछ ओरिजिनल आया, कुछ डुप्लीकेट आया। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने 10 बैट ऑर्डर किए थे उनसे, आपने अपना सिलेक्शन किया था उन बैट्स को लेके, उसमें से 5 बैट चेंज हो गए। आर्टिकल वही आया, लेकिन जो आपने सेलेक्ट किया था वो नहीं आया। तो इसमें एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है और अगर आप जो लोग प्रीमियम में काम कर रहे हैं और आपको प्रीमियम सप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रीमियम जो सप्लाई करेगा वो बहुत सेलेक्टिव करेगा, वो अपना कस्टमर खराब करेगा ही नहीं। वो आपको वो इक्विपमेंट देगा जिसकी आपको वर्थ लगे। जो लोग ये ह्यूज डिस्काउंट्स की बात करते हैं उसमें हार्डली डिफरेंस मुझे लगता है 5-6% का आता होगा जनरल डिस्काउंट से। लेकिन हमें लगता है कि अरे उन्होंने 42% बोला या 40% बोला, लेकिन वो एक्चुअली उस इक्विपमेंट की वर्थ है ही नहीं, बिकॉज़ ग्रेडिंग या सिलेक्शन उस तरह से हुआ ही नहीं है। लेट्स सी क्रिकेट में एक बैट की बात करते हैं, 20,000 का बैट है। हर बैट डिफरेंट है, ठीक है? हर स्टेट के हिसाब से अलग-अलग होता है। अभी बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं कि अरे ये पर्टिकुलर आर्टिकल से मैंने कहीं उसको खेलते हुए देखा था, वो ही मैं ले लेता हूँ। बट एक आप राजस्थान में खेल रहे हो जहाँ पिचेज़ लो है, एक आप आंध्रा में खेल रहे हो जहाँ पे पिचेज़ अच्छी बाउंसी हैं, तो वो आर्टिकल काम नहीं करेंगे वहाँ। आपको वहीं के हिसाब से लेना पड़ेगा। ये कैसे क्योंकि जनरली जो सॉरी जनरली जो डुप्लीकेट होते हैं वो भी ओरिजिनल जैसे दिखते हैं। अब आप ऑब्वियसली इसमें डील कर रहे हो एंड सिंस अ लॉन्ग टाइम यू आर डूइंग दिस, तो आप तो आसानी से पता लगा लेते हो कि दैट्स ओरिजिनल एंड दैट्स फेक।
कोई एक जनरल पर्सन या एक जनरल प्लेयर या कोई सिर्फ शौक के लिए अगर खेल रहा है तो वो कैसे पता लगाए कि जो वो बैट ले रहा है इज इट रियली ओरिजिनल या वो एक फेक प्रोडक्ट है? ओरिजिनल प्रोडक्ट पे अभी कुछ साल पहले तक, लेट्स सी 4-5 साल पहले की बात करते हैं, तब तक कंपनियां इतनी अवेयर नहीं थी डुप्लीकेट और ओरिजिनल को लेके, और शायद इतना फर्क भी नहीं पड़ता था बिकॉज ना तो इंग्लिश लो बैट्स की इतनी डिमांड थी। आज से 4-5 साल पहले ना बहुत सारे इस तरह के प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं थी, प्राइजेस इतने हाई नहीं थे, तो डुप्लीकेट ओरिजिनल में ना उतना डिफरेंस नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बेटर हुआ, गेम प्रोफेशनल होने लगा, प्रोडक्ट और प्रीमियम होने लगा, इक्विपमेंट और अच्छे आने लगे, तो वो जो डिफरेंस, जो गैपिंग आ गई वो बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, कंपनियों को पता लगने लगा कि यार हमारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं मार्केट में। तो उन्होंने, जब उनके पास फंडिंग उस लेवल से आने लगी कि उन्होंने प्रीमियम में काम करना शुरू किया, करते वो पहले भी थे, बट उसकी डिमांड उतनी हाई होने लगी तो उन्होंने उस पर बारकोडिंग शुरू कर दी। ठीक है, स्कैनर्स लगा दिए। अब आपको कोई प्रोडक्ट बाई करना है तो आपको समझदार बनना है कि आप जिससे बाई कर रहे हो वो बेसिकली ऑथराइज डीलर्स हैं भी या नहीं, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको सर्विस भी देखनी है। फिर उसके बाद आप दुकानदार से पूछ सकते हो कि भाई आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल है, तो उस पर जो बारकोड है आप उसको स्कैन करो, वो आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाएगा। जागरूक ग्राहक वाली चीज़ है। हाँ, जागरूक वाली चीज़। तो अभी हम 5 साल से मथुरा में काम कर रहे हैं, तो हमने ये मार्केट ट्रेंड लाया कि हम हर किसी को बताते थे कि भाई ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो बेसिकली ये ओरिजिनल है, आप इसको स्कैन कर सकते हो, आप पता कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है, अभी बहुत सारी कंपनी में इतना लोड है कि स्कैनर सिंगल टाइम आपको बताता है कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। ओके। ठीक है, उसके बाद नहीं बताता, तो उसका भी तरीका है, आप उसका स्क्रीनशॉट या फोटोज लीजिए, कंपनी की मेल आईडी पे डाल दिए, वो बताएगा कि आपको प्रोडक्ट ओरिजिनल आया है या डुप्लीकेट आया है। ओके। ये भी एक सुविधा है। अब ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं। मतलब मेन चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं और आप हम्म। स्कैन करके देख सकते हैं कि आपका वेदर योर प्रोडक्ट इज जेन्युइन और नॉट। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कोई जो जो रिटेलर है वो इधर उधर से बैट ला के दे रहा है या वो ऑथोराइज्ड डीलर है? ऑथराइज डीलर्स पहले तो सर्टिफिकेट इशू होते थे कंपनी से, आज भी होते हैं, लेकिन अब इतना शायद समय ही नहीं है किसी के पास कि वो सर्टिफिकेट इशू कराए फिर अपने वॉल पे लगाए। ठीक है, तो अभी उसका दूसरा सॉल्यूशन, अभी सबको पता है सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत स्ट्रांग है, हर कंपनी की अपनी वेबसाइट है और उनके स्टोर लोकेटर पे उनके ऑथराइज डीलर्स के नाम है। लेट्स सी इफ अगर हमारी बात करते हैं, तो अगर आप किसी भी कंपनी की जिनसे हम काम कर रहे हैं उनके अगर वेबसाइट पे जाते हैं और स्टोर लोकेट करेंगे, तो स्पोर्ट्स कैलिबर का नाम आएगा वहाँ मथुरा पे, और कोई डीलर नहीं आएगा। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल द थिंग इज गाइस कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड या कोई मन में वहम है कि ये ऑथराइज्ड डीलर है कि नहीं है, यू कैन गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट और आप प्रोडक्ट को भी स्कैन करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। बैट्स जनरली हमारे पास जो रहते हैं और भी सारे जो क्रिकेटिंग गुड्स हैं, उनका सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं आप? अ, मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया ना बहुत डिफरेंट है, और मेरी शायद इसको लेके ना सोच बहुत डिफरेंट है, बिकॉज हम लोग अ, बहुत लोग ना शायद कस्टमर के बारे में सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ सोचते हैं अपने बारे में कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या मार्केट में ये ट्रेंड में है। अभी मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ, प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा। जो प्रोडक्ट हम लास्ट 2 साल से सेल कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी कंपनी का, वो अब जाके ना फेमस हुआ है 2 साल बाद, ओके। बिकॉज अभी तक उसकी किसी ने डिमांड देखी नहीं थी। मेरा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखता हूँ, बहुत सारी कंपनीज में जैसे हम डील करते हैं, अगर किसी का ग्लव्स महंगा है और हमें लगता है कि ऑब्वियसली वो वर्थ इट है, बट उसका कोई ऑल्टरनेटिव किसी और ब्रांड में अवेलेबल है और उससे कम प्राइसिंग में है, तो वो ऑप्शंस हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे क्रिकेटिंग गुड्स की बात करते हैं, बैट तो हम बैलेंस के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वुड की वुड कितनी क्लियर है, उसमें पंच कितना बैठ रहा है, उससे सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम ग्लव्स पैड पे आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार एक कस्टमर वो भी है जो बिगनर है, तो उसके लिए किस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे अ, किस कंपनी में वो एक प्रोडक्ट उसको सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, बिकॉज हम प्लेयर की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो उस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। हम अगर एसजी में या एसएस में या डीएससी में
हर किसी की जो अपनी पैड ग्लव्स की रेंज है वो एक एक कंपनी में 50 तरीके के आर्टिकल है। आप सारे 50 आर्टिकल नहीं रख सकते। तो आपको देखना पड़ता है, एक एक ग्लव्स हम ट्राई करते हैं, एक एक पैड हम लोग ट्राई करते हैं कि ये हमें कंफर्टेबल हो रहा है या नहीं। पहली चीज़ मैं खुद ही ट्राई करता हूँ कि मेरे को कंफर्टेबल हो रहा है या नहीं। आप खुद जाते हैं मैं सारे खुद सिलेक्शंस ही के लिए? जाता हूँ हर जगह। ओके। और फिर उसके बाद हम उसके प्राइस पॉइंट से बात करते हैं कि यार ये प्राइस पे इस कस्टमर को मुझे लगता है ये वाला ग्लव्स हटा देना चाहिए, बिकॉज उतना वर्थ नहीं लग रहा है। उससे बेटर अगर 100 रुपये कम में ये चीज़ मिल रही है तो हम उस चीज़ के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने ग्लव्स पैड तक का भी सिलेक्शन करते हैं। तो बहुत लोग कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने उसको ये मॉडल पहने हुए देखा और वही मॉडल मुझे चाहिए, हम्म। बट आपको क्या पता वो मॉडल आपको कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, ओके। या उसकी वर्थ जो उसकी प्राइसिंग है वो आपको सूट भी कर रही है नहीं कर रही। ओके, दोनों पॉइंट से दोनों। मतलब प्राइसिंग भी और वो आपके कंफर्ट के उससे हाँ, भी। ओके। ऑब्वियसली तो हम हर चीज़ में ये देखते हैं कि कंफर्ट, सेफ्टी और उसका प्राइस। उसका प्राइस। तो अगर कभी भी हमारे पास कोई आता है कि नहीं यार मुझे तो एलजी का वो ग्लव्स ही चाहिए, ओके। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन है कि भाई ठीक है तुम्हें ये चाहिए था, तुम्हें हमने ये दे दिया। हम्म। बट अगर कोई हमसे कहता है कि यार आप क्या सजेस्ट करते हो, तो हम कहे यार 4000 वाला ग्लव्स क्यों ले रहे हो, ये चीज़ 2500 में हमारा काम दूसरे इतने कंपनी में में चल ले रहा लो, है। ओके। दूसरी कंपनी में ले लो, ये 2500 का ही है या 3000 का ही है। तो अगर आपके 1000 रुपये सेव हो रहे हैं, ऑब्वियसली मेरी सेल्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, मेरी सेल डाउन होगी, हम्म। बिकॉज मैं 4000 की जगह आपको 3000 का ग्लव्स दे रहा हूँ। बट आपका मेरी तरफ ट्रस्ट कितना बिल्ड हो रहा है एग्जैक्टली। कि मैं आपके पैसे तो सेव कर ही रहा हूँ ना, हम्म। और आपको प्रोडक्ट जेन्युइन मिल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है। तो वहाँ भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा आप काफ़ी टाइम से ऑनलाइन भी रील्स बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे आप काम कर रहे हैं, तो आप ओवरसीज़ भी प्रोडक्ट भेजते हैं क्योंकि वहाँ की हवा पानी अलग है, लोगों का टेस्ट अलग है और खेलने का तरीका भी लगभग लगभग अलग ही होगा। तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के कस्टमर के लिए आप कैसे सिलेक्शन करते हैं और उनको कैसे बताते हैं कि ये उनके लिए सही रहेगा, ये नहीं रहेगा? जैसे बैट्स पे बात करते हैं सबसे पहले, बिकॉज मेजरली बैट्स ही हुँ। जाते हैं, ठीक है। तो बैट्स में हम लोग पहले प्लेयर्स की कोशिश करते हैं कि प्लेइंग स्टाइल पता लग जाए हमें। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप किस डाउन पे खेलते हो, क्या आपकी प्लेइंग स्टाइल है, किस तरीके का बैट देख रहे हो, ठीक है। और मेरी कोशिश जो रहती है बाहर ओवरसीज, बिकॉज आपको पता है ओवरसीज ठंड बहुत पड़ती है, हुँ। सीजन बहुत लिमिटेड टाइम का है। तो वहाँ पे वेदर में मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और बैट मॉइस्चर पकड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं उनको लाइट वेट बैट्स दिए जाएँ, 1130 ग्राम्स, 1140 ग्राम्स, 1120 ग्राम्स। तो उससे क्या होता है, जब वो बैट वहाँ पहुँचता है, कुछ टाइम वो नहीं भी खेलते तो वो बैट मॉइस्चर पकड़ता है, थोड़ा वेट ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। तो उनको उतना वेट फील नहीं होता, ओके। बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज जो वेट में हुआ है वो कवर अप हो जाता है। अगर आप बैट ही उनको 1200 ग्राम्स का भेज रहे हो, ठीक है, और वो मॉइस्चर पकड़ लिया, तो 30 40 50 ग्राम बढ़ जाएगा 2 दिन में, पता भी नहीं लगेगा। तो वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ बहुत ज़्यादा। जबकि मैं बिलीव करता हूँ कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा, अभी क्या हुआ ट्रेंड हो गया, बिकॉज इंस्टा से या सोशल मीडिया से प्लेयर्स यूट्यूब से कुछ भी देख लेते हैं, हुँ। उनको लगता है यार 1100 ग्राम का बैट दे दो। राइट। बट आपकी मसल कैसे इंप्रूव होगी अगर आज अभी आप हैवी बैट्स यूज़ करोगे, तो लेटर ऑन जब आप अच्छे लेवल पे खेलने लगोगे, जब आपको कंपनियां स्पॉन्सर करेंगी, ऐसा नहीं है प्लेयर्स के बैट 1100 ग्राम के होते वो भी 1200 ग्राम के बैलेंस्ड होते हैं। वो उतने अच्छे बैलेंस होते हैं कि आपको वेट नहीं पता लगता। कई बार लाइट भी मिल जाते हैं, हर प्लेयर्स की अपनी प्रेफरेंस है। बट उसमें फिर आपको ज़्यादा ईजी हो जाता है, आपका गेम जल्दी एनहेंस होता है, बिकॉज आपको और बेटर इक्विपमेंट मिलने लग गया। बट मसल इंप्रूव करने के लिए मुझे लगता है हैवी बैट यूज़ करना चाहिए स्टार्टिंग लेवल के प्लेयर्स को। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रिटेलर्स ये सोचते हैं कि महंगा नहीं बिकेगा या 10,000 का कोई रैकेट नहीं खरीदेगा, 20,000 का कोई बैट नहीं लेगा। तो किस तरीके से वो अपना ये माइंडसेट चेंज कर सकते हैं? वन। सेकंड, हम उनको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ में? रिटेलर्स को जो हम हेल्प आउट कर सकते हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिलेक्शन करते हैं हर पैड का, हर ग्लव्स का। तो मेरी, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, तो शायद मेरे पास वो मार्जिन ही नहीं था कि मैं फेल हो जाऊं।
मेरे पास शायद कुछ ऑप्शन ही नहीं था फेल होने का। और मैं इतना पॉजिटिव हूँ, मैं सोचता हूँ कि फेल होना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप ट्राई कर सकते हैं चीज़ें, नई से नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मैंने कभी किसी चीज़ को ना नहीं बोला बहुत ईज़िली। मैं कोशिश करता हूँ, हाँ, अगर आप मेरे पास आओगे कोई अपॉर्चुनिटी लेके कि यार आप ये ब्रांड शुरू कर लो, तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं बीइंग ए कस्टमर, मैं इस कंपनी में से क्या ले सकता हूँ जो मेरा सेल आउट हो जाएगा, तो मैं उसके लिए ट्राई करता हूँ। उसमें हम गलत कर जाते हैं कई बार कि अच्छा ये सेल नहीं हुआ, अगला कोई आया है तो उसको ट्राई, बिकॉज़ जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, इट्स अ ट्रायल एंड एरर। बट अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज़ 10 साल से ऊपर हो गए हैं इस बिज़नेस में, तो अब प्रोडक्ट हाथ में लेते ही समझ में आता है कि यार इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और इट्स नॉट ए गुड प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट तो सारे अच्छे होते हैं, ये नहीं चलेगा मेरे यहाँ, ये चल जाएगा। तो हम रिटेलर्स को हेल्प कर सकते हैं अपने सिलेक्शन से कि यार ये तो बहुत रनिंग आर्टिकल्स हैं। हमने ना बहुत कंपनीज की बेसिकली मलाई ढूंढ लिया अब, ओके। कि प्राइस रेंज, जैसे हमने बोला सिलेक्शन, हम प्राइस रेंज, कंफर्ट, तो 20 पेयर ऑफ ग्लव्स हैं लेट्स सी, लेकिन हमने सिलेक्शन किया हुआ है 5 का या 6 का। वो उनकी मलाई है, वो तो बिकती ही बिकती है। तो लोग उस चीज़ पे ध्यान एक्चुअली देते नहीं है, हम लोग उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। और हमारा रिटेलर्स जिनको हम सप्लाई करते हैं, हम कोशिश करते हैं यार हम उनको वही आर्टिकल सजेस्ट करें जो कस्टमर बहुत जल्दी उठाए, बिकॉज जब उनके यहाँ से उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट सेल होगा, तो वो हमें उतनी तेज़ी से वापस ऑर्डर भी देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम कंपनी के साथ करते हैं, भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, हम दूसरे प्रोडक्ट पे हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है वो स्लो मूविंग होगा। जो हमें फास्ट मूविंग चाहिए, हम कोशिश करते हैं वो फास्ट मूविंग हो। और आपको थोड़ा सा अभी बिजनेस का ना ट्रेंड चेंज हुआ है। कस्टमर चाहता है कि उसको प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, ओके। बिकॉज हर किसी के पास पेइंग कैपेसिटी आज की डेट में है। मैं ये नहीं कहता कि कोई गरीब प्लेयर है तो उसके पास भी पेइंग कैपेसिटी है, बट उसके लेवल का भी प्रोडक्ट है, और एक प्रीमियम लेवल का प्रोडक्ट भी है। हर तरीके का कंपनी में प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं कि आप इनको ये दे सकते हैं, उनको ये दे सकते हैं, बट प्रीमियम सेल नहीं होगा ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे लगता है जब आप प्रीमियम सेल करने लगते हो तो कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर और ज़्यादा बिल्ड होता है, बिकॉज आपको लगता है अच्छा यार ये तो इस लेवल के प्रोडक्ट्स में भी डील कर रहे हैं जो बड़े मेट्रो सिटीज़ में मिलते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला बड़े मेट्रो सिटीज, आप मथुरा में ऑपरेट कर रहे हैं। आप डीएससी जाते हैं, एसएस जाते हैं, एसडी जाते हैं, आप प्रॉपर उनके डीलर हैं, ऑथोराइज डीलर हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड। छोटे शहरों के रिटेलर्स में, इफ अगर ऐसी मानसिकता है कि बड़े डीलर्स, बड़े कंपनीज में वो जाएंगे तो वो उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता एंटरटेन नहीं करेंगे जैसा कुछ ऑप्शन है। बिकॉज जब मैं मथुरा आया था पुणे से छोड़ के, तो मैं भी एक बहुत छोटा डीलर था, या डीलर था ही नहीं बेसिकली। लेकिन मेरा हमेशा से विजन बहुत सेट था कि मैं काम ना डायरेक्ट कंपनी से ही करूँगा। बिकॉज जब आप डायरेक्टली किसी से काम करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रांड को लेके नई अपडेट्स मिलती रहती हैं। आपको कोई कंप्लेंट है सर्विस से रिलेटेड, तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। ठीक है, कोई स्कीम आई कंपनी से तो वो आपको मिलेगी। ओके। ठीक है, तो ये बेनिफिट एंड ऑफ द डे आप किसको दोगे? आप कस्टमर को दोगे। आप किसी, अगर मैं बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूटर मैं किसी और को नहीं देता, लेकिन जब हमें कोई स्कीम आती है तो हम अपने रिटेलर्स को देते हैं, यार ये स्कीम कंपनी से आई हुई है, आप बाय कर लो। तो आप पुणे से छोड़ के आए, यहाँ पे आपने सब कुछ सेटअप किया, क्या क्या, अगर कोई अभी इसमें स्टार्ट कर रहा है उसके लिए, और आपने जब स्टार्ट किया, क्या क्या ऐसे रोड ब्लॉक्स आते हैं जब आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपने क्या क्या फेस किया? मैंने बहुत सारे रोड ब्लॉक्स फेस किए। एज एन। मैं बताता हूँ, मैं जब यहाँ आया था तो फिनेंशियली आई वाज वेरी वीक। मतलब शायद फंड्स थे ही नहीं कुछ लेने के लिए, तो बहुत सोचना पड़ता था कि अगर ऐसे ऐसे 4 बैट भी लेने हैं तो कैसे लेने हैं। बट काम कंपनी से ही करना था। तो एक तो फाइनेंसिस सबसे बड़ा चैलेंजेस था मेरे लिए। दूसरा, मैं मथुरा से बिलोंग नहीं करता, तो मथुरा मेरे लिए सारा नया था। तीसरा पॉइंट था, मथुरा में क्रिकेट अकेडमीज ही नहीं थी, बहुत लिमिटेड 1 या 2 अकेडमीज थी। और प्लेयर को ओरिजिनल डुप्लीकेट का डिफरेंस ही नहीं पता था।
मैं पुणे से आया था, मुझे ओरिजिनल डिफरेंस, डुप्लीकेट का डिफरेंस भी पता था, मुझे प्रीमियम प्रोडक्ट भी पता था, मुझे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी पता थे जो मथुरा में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं थे, जबकि मेरठ बहुत नज़दीक है। बट होता क्या था कि अगर कोई प्लेयर मेरठ बैट लेने जा रहा है तो वहाँ पे डुप्लीकेट भी सेल हो रहा है, ओरिजिनल भी सेल हो रहा है, लेकिन प्लेयर क्या डिस्काउंट के चक्कर में कई बार डुप्लीकेट उठा लेता है, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं था। ओके। तो इस तरह के बड़े सारे चैलेंजेस थे, उनको लगता था कि मेरठ जाएंगे तो ये प्रोडक्ट 2,000 रुपये का मिल जाएगा और ये 4,000 का देंगे या 3,000 का देंगे। तो उस माइंडसेट को चेंज करना सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था पहले तो। फिर जब ये सब होने लगा, कंपनीज ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया जब हमने उनका काम शुरू किया, फाइनेंसेस भी बेटर हुए धीरे धीरे, और शायद कभी लॉस में भी चल रहा था स्पोर्ट्स कैलिबर, बहुत टाइम लॉस में भी चला, लेकिन मेरा पैशन था हमेशा स्पोर्ट्स और मुझे मज़ा आता था इसमें, तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं इससे हटूंगा नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप खुद भी एक प्लेयर रहे। हाँ, मैं प्लेयर रहा, मैं स्टेट खेला, मैं कुछ कंट्रीज बाहर भी खेल के आया, और पुणे भी काफ़ी क्रिकेट खेला मैंने, कॉर्पोरेट भी काफ़ी खेला, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता था। मैं अभी भी प्लेयर्स को बोलता हूँ कि अभी अभी मैं जैसे फील करता हूँ बहुत सारे प्लेयर्स को लेके कि शायद ना वो फेम के लिए खेलते हैं। पुराने जो प्लेयर्स थे, कपिल देव या सचिन, वो एक्चुअली कंट्री के लिए खेलना चाहते थे। वो उनको गेम का जुनून तो था ही, बट कहीं ना कहीं एक कंट्री वाला पॉइंट भी नेशन था, फर्स्ट। नेशन फर्स्ट वाला पॉइंट था। अभी प्लेयर्स, बिकॉज इंडस्ट्री में इतना पैसा आ गया है, क्रिकेटर्स के पास तो अनलिमिटेड पैसा है नहीं। जिसकी कोई मेरे ख्याल से काउंटिंग ही नहीं है। और पहले जो सचिन लेवल के प्लेयर्स भी, मतलब इतने बढ़िया गॉड ऑफ क्रिकेट, उनको भी शायद कभी किसी टाइम पे पैसे के लिए सोचना पड़ा होगा जबकि वो इंडियन टीम में खेल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी प्लेयर ना फेम के लिए ही खेलता है यहाँ पे। छोटे से लेवल पे खेलने लगता है तो उसको लगता है मेरा किट बैग इतना महंगा होना चाहिए, मेरा बैट इतना महंगा होना चाहिए। मैं आज भी उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है अगर आपका काम 10,000 वाले बैट से चल रहा है ना, और आप उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप वो भी रख सकते हो। आप एक पर्टिकुलर लेवल पे क्रिकेट खेलने लगे, दैट डजंट मीन कि आप 90,000 वाला बैट ले लो सीधे। शौक एक अलग बात है। वो तो चीज़ अलग है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ है, कॉर्पोरेट क्रिकेट बहुत बड़ा है। हम्म। पहले हमारे टाइम पे या मेरे एज ग्रुप में जो भी अभी लोग होंगे जो कॉर्पोरेट में वर्किंग हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, उन उनको उस टाइम पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, हम्म। शायद अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, बिकॉज टैलेंट की तो कमी है नहीं, या फिनेंसेस इश्यूज थे। अब वो फिनेंसेस वाला इशू तो खत्म हो गया, बिकॉज बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, टाइम भी है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वो एक अलग क्रिकेट है। मुझे लगता है प्रोफेशनल प्लेयर्स को उस तरफ देखना नहीं चाहिए, उनको अपने ही गेम पे फोकस करना चाहिए, अपने इक्विपमेंट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका किस इक्विपमेंट से काम चल सकता है वो देखना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे बहुत एक छोटा सा पॉइंट है, लेट्स सी, बैट आप 50,000 का भी ले सकते हो, 20,000 का भी ले सकते हो, 30,000 का भी ले सकते हो। उस सारे सामान को रखने के लिए आपको 10,000 के किट बैग की जरूरत नहीं है। वो आपको किसको दिखाना है? ओके। बिकॉज किट बैग का काम क्या है? कैरी वो करना चीज़ों कैरी को। करना। हम्म। वो 2,000 वाले किट बैग में भी हो सकता है, बट प्लेयर्स को क्या होता है, नहीं यार मैं अकेडमी जाऊंगा तो 10 प्लेयर और देखेंगे। ओके। एक सर्टेन लेवल पे जाके ये माइंडसेट। माइंडसेट आना ठीक है, ओ। स्टार्टिंग लेवल पे आना ठीक नहीं है, बिकॉज एक बड़ा प्लेयर ना जब बड़ी किट लेके चलता है ना, तो 4 प्लेयर देखते हैं कि यार उसके पास बड़ी किट है, वो अच्छा प्लेयर है, बट वो अच्छा प्लेयर बनने से पहले तक तो आप जनरल किट बैग यूज कर सकते हो। हम्म। उसके लिए पैसा क्यों वेस्ट करना है? उससे उस पैसे को सेव करके आप एक अच्छा बैट ले सकते हो जो आपकी हम्म। परफॉर्मेंस देगा। किट बैग आपकी परफॉर्मेंस नहीं देगा। और इतना सब इन चीज़ों पे ध्यान जाएगा तो फिर गेम भी तो इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल जाएगा, गेम इम्पैक्ट करता ही है। हम्म। अभी आपने जैसे एक बात बोली, बैट 50,000 का या 1 लाख का, तो मैक्सिमम कितना महंगा एक बैट आता है, मतलब कि ये अपर एज है, मतलब इससे ऊपर महंगा कोई आता ही नहीं। 2.5 लाख का बैट मैक्सिमम 2.5 लाख का बैट। प्रो अभी प्लेयर्स। अभी अभी 4.5-5 लाख का भी लॉन्च होने वाला है। मतलब जितने में एक फैमिली कार छोटी आएगी, हाँ। उतने का बैट। तो क्रिकेट खैर शौक से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, और कोई भी स्पोर्ट हो गाइस, आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव। लेकिन
खर्च आप तब करें जब आप पहले खुद को प्रिपेयर कर लें, मेरा मानना ऐसा है। मेरठ की भी बात चल रही थी, मेरठ हब माना जाता है, पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा हब माना जाता है इस चीज़ का। बहुत लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि मेरठ से जाके लेंगे तो सस्ता पड़ेगा या अच्छा मिल जाएगा। इसमें कितनी देर, हालांकि कुछ ट्रेसेस में हमने इसको डिस्कस किया, बट स्पेसिफिकली आई वांट टू डिस्कस दिस ऑन अ पॉइंट कि मेरठ, बहुत लोगों का ये माइंडसेट है, तो क्या सच में मेरठ और मथुरा में कोई डिफरेंस है, या हम यहाँ पे भी वो चीज़ दे सकते हैं जो मेरठ में है? हम एक्चुअली वही चीज़ दे रहे हैं जो मेरठ में मिल रही है। ओके। इट्स जस्ट कि कई बार आप छोटे शहर में रहते हो तो मतलब शायद सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन बहुत लोगों को ना ईगो पे लग जाती है। अरे यार, इन्होंने मुझसे 10,000 माँगे, मैं 9,000 बोल रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं ले रहे? हाँ, ठीक है? फिर कॉल्स होती हैं, बात फिर कर कोई किसी को कॉल करेगा, फिर वहाँ से रेफ़रेंस आएगा। हाँ, सम्मान तो सबका करना पड़ता है, बट हाँ। शायद कई बार उस चीज़ में हमें भी लगता है यार, हमें भी तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमें हम भी तो वो हमने कुछ सोच के डिस्काउंट दिया होगा, और किसी को कह के भी सम्मान, जब कॉल आया तो उनका भी सम्मान कर दिया। उसके बाद भी कई बार बड़ा फ़ोर्स होता है कि नहीं, नहीं यार, जो मैंने बोला वो कर दो। तो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि वो जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं ना, वो शायद हमारी परचेज़ कॉस्ट भी नहीं है। और एक ये माइंडसेट भी बन जाता है ना, मतलब नॉट स्पेसिफिकली छोटे शहर, लेकिन ये पर्सनल माइंडसेट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लगता है कि हर चीज़ में मार्जिन होता है। कुछ लोग यही माइंडसेट लेके चलते हैं कि हर चीज़ में मार्जिन होता है, और वो फिर हर जगह उसी तरीके से करने लग जाते हैं। मार्जिन किसके लिए होता है सर? मार्जिन होता है जो, आज मैं एक शॉप चला रहा हूँ, उस शॉप को चलाने के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर प्रॉफ़िट चाहिए। तब मैं सैलरीज़ दे सकता हूँ, तब मैं रेंट पे कर सकता हूँ, तब मैं नए इक्विपमेंट्स ला सकता हूँ। एग्जैक्टली। बिकॉज़ लेट्स सी, ये बात करते हैं कि मैंने आज 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बाय किया किसी कंपनी से, तो क्या वो 30 डेज़ के अंदर वो पूरा 1 लाख का सामान बिक जाएगा? ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा 50,000 का बिक जाएगा, 60,000 का बिक जाएगा, लेकिन वो जो 40,000 बचते हैं, ब्लॉक है वो। वो उसकी पेमेंट तो आपको देनी है ना अभी। हम्म। तो वो पेमेंट अगर आपको देनी है तो आप कहाँ से दोगे? वो आप दोगे तो वही प्रोडक्ट सेल के करके दोगे ना। अब आपका वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, और तो आपको घर से लगा के देने पड़ेंगे। 2% 3% पे काम करने से आप ना अपना घर चला सकते हो, ना आप स्टोर चला सकते हो, ना आप सैलरीज दे सकते हो, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना इसमें, वो है कि आप कस्टमर को नई चीज़ें नहीं दे सकते। तो गुड बिजनेस एथिक्स भी नहीं है। है ही नहीं। गुड क्या है ही नहीं। है ही नहीं। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि आप कॉर्पोरेट में वर्किंग है, आपको 30 लाख का पैकेज है, और मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, यार तुम्हें 30 लाख रुपए की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा घर तो 10 लाख रुपए में चल जाएगा ना। ये ज़बरदस्ती का मार्जिन है। क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? बिकॉज़ आप भी अपनी फैमिली को अच्छी चीज़ देना चाहते हो, ठीक है? आप भी एक अच्छी लाइफ़ जीना चाहते हो। और स्पोर्ट्स बिज़नेस अब पहले जैसा नहीं रहा कि स्कूल की छुट्टियाँ हुई या गर्मियों की छुट्टी हुई, तब स्पोर्ट्स शॉप पे गए, बैट बॉल लाए। ले ली, बैट ले लिया, रैकेट ले लिया। वो गेम चेंज हो गए। वो अब जो बच्चा खेल रहा है ना, या तो शौक के लिए खेल रहा है, या फिर वो कुछ बनने के लिए खेल करियर रहा है, पर्सपेक्टिव से खेल करियर रहा है। प्रोस्पेक्ट से कर रहा है। और उसके लिए इक्विपमेंट्स लाना ना, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, किसी भी स्टोर के लिए। क्वालिटी इक्विपमेंट। क्वालिटी इक्विपमेंट, ब्रांडेड इक्विपमेंट, बिकॉज़ उसको चाहिए। और अगर आप 10,000 का रैकेट खरीद रहे हो ना, तो वो एक रैकेट दिखाया और सेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको 10,000 के 50 रैकेट चाहिए, अलग-अलग ब्रांड के, जिसमें से वो सिलेक्शन करेंगे, तब लेंगे। तो 10,000 का प्रोडक्ट बेचने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए की की हुई है, और अगर आप मार्जिन नहीं ले रहे, तो वो डेड स्टॉक खड़ा होने वाला है, आप बिज़नेस नहीं करने वाले। अल्टीमेटली या अगले 2-3 साल में वो स्टोर क्लोज़ हो जाए। क्लोज हो जाएगा। राइट, राइट, राइट। अभी जैसा यू सेड के बच्चा या तो बिल्कुल ही शौक के लिए खेल रहा है या करियर पर्सपेक्टिव से खेल रहा है, तो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया? स्पोर्ट्स का फ्यूचर अभी, जैसे हमारा इस पॉडकास्ट में बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि अभी या तो शौकिया प्लेयर है, या फिर प्रो वाला प्लेयर है, ठीक है, जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहा है और वो आगे एक्चुअली खेलना चाहता है, ठीक है। अब जैसे मैंने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया में लोग ये नहीं पूछते कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया हो, वहाँ पूछते हैं कि आप कौन सा गेम खेलते हो। और जब वहाँ के क्लब की जैकेट पहन के आप
बाहर भी निकलते हो ना, तो रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं, अरे यार आप हमारे यहाँ बैठो, डाइन करो, हम 50% ऑफ देंगे, बिकॉज दे रिस्पेक्ट प्लेयर्स। मुझे लगता है वो चीज़ अगर इंडिया में भी आने लगेगी ना, तो शायद प्लेयर्स को और बढ़ावा मिलने लगे। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट तो करते ही हैं, राइट। बहुत प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करती है या फिर गवर्नमेंट जॉब्स देती है। तो पहले के टाइम पे शायद गेम ये गवर्नमेंट वाले जॉब के लिए भी होता था, बट अब उसमें और अपॉर्चुनिटीज़ बेटर होने लगी है। आपको गेम के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा खेलने को, बट आपका एक सिक्योर जॉब या स्पॉन्सरशिप्स भी हो सकती है, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं पहले से, बिकॉज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि वहाँ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या फिर वहाँ कोई सिलेक्शन हो रहा है, तो वो बहुत इजीली पता लग जाता है। आप जाके अपने ट्रायल्स दे सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारी लीग शुरू हो गई, जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो बिग बैश लीग भी होता है, तो वो अपनी बड़ी फेमस लीग है और डोमेस्टिक के प्लेयर बहुत खेलते हैं उधर। तो ऐसे ही यूपी की अभी लीग शुरू हो गई है, बहुत सारे स्टेट्स की लीग शुरू हो गई है, तो वो बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं, उनको फाइनेंशियली वहाँ से काफ़ी सपोर्ट हो जाता है, स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। ऊपर के लेवल पे प्लेयर्स सेलेक्ट होने लग जाते हैं उसमें से, बिकॉज बीसीसीआई भी आज की डेट में बहुत नज़र रखती है प्लेयर्स पे कि यार कहाँ किस स्टेट में कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है। अब आप देखो नेपाल छोटी सी जगह जैसी, वहाँ की टीम आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स खेल रही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, और स्पोर्ट्स का फ्यूचर उसको देखते हुए आगे बहुत अच्छा होने वाला है। नॉट अबाउट क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स भी, बिकॉज जैवलिन जैसे अभी कोई नहीं पूछता था, लेकिन एक प्लेयर निकलते ही बहुत प्लेयर्स को मोटिवेशन मिला कि यार हम जैवलिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, शूटिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने शूटिंग में बहुत टाइम काम किया है गगन सर के साथ, और शायद वहीं से ये विज़न आया कि यार टाइम तो कुछ होता ही नहीं स्पोर्ट्स में, आपको 24 आवर्स दिमाग चलाना होता है। तो प्लेयर्स के दिमाग में वही घूमता है और वही चलता है। अब हमारे दिमाग में स्पोर्ट्स को रिलेटेड बिजनेस चलता है, लेकिन अगर प्लेयर एक्चुअल है तो उसको 24 आवर्स दिमाग में ये घूमना चाहिए कि अ, मैं अपने गेम को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट कर सकता हूँ, मैं दूसरे 50 प्लेयर से अलग चीज़ क्या कर सकता हूँ। तो जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। सिर्फ एक जगह खेल के खुश होके मुझे नहीं लगता कि आज उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है हर पेरेंट को भी ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें खिलाया जाए, ना कि ऐसा कि नहीं यार मैं क्रिकेट नहीं खेला तुम क्रिकेट खेलो। अगर उसका इंटरेस्ट बैडमिंटन में है या उसका इंटरेस्ट स्विमिंग में है तो वो खेले। अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ही एक एक्टर है आर माधवन। आर माधवन, उनका बेटा स्विमिंग में बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा तो नहीं था कि वो दूसरे स्पोर्ट्स नहीं खिला सकते थे, एग्जैक्टली। या वो ऐसे फेम वाले ही किसी करियर स्पोर्ट्स के पाथ। लिए हाँ जाते, लेकिन नहीं, उनको लगा कि नहीं यार वो स्विमिंग में अच्छा कर सकता है, तो वो स्विमिंग में अच्छा कर रहा है, वो उसका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे लगता है आपको अपना स्पोर्ट सेलेक्ट करना चाहिए, और उसमें शायद आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे। जैसे मैं स्पोर्ट्स में ही बिजनेस करना चाहता था, या बिजनेस ही करना चाहता था बेसिकली। अगर मैं शायद जॉब करता तो उतना अच्छा जॉब नहीं कर पा रहा होता। तो ये मैं तो क्या, बहुत पुराने लोग भी बोलते हैं या अच्छे अच्छे दिग्गज लोग बोलते हैं बात, और शायद मैं इस चीज़ को मानता हूँ कहीं ना कहीं, जो जो चीज़ आप जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो आपको काम करना सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन पुणे से हिमांशु गुप्ता जी मथुरा आते हैं, एक स्टोर खोलते हैं, और बहुत सारे रोड ब्लॉक्स ऑब्स्ट्रक्शंस को कवर अप करने के बाद खुद तो स्टैंड करते हैं और लोगों को भी मदद कर रहे हैं, होलसेलर के तौर पे भी काम कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी जर्नी अब तक कैसे रही? चाहिए। जर्नी बहुत बढ़िया रही, मतलब इतने रोड ब्लॉक्स आए, लेकिन मैं कभी भी ना ऐसे परेशान नहीं होता था कि यार ये नहीं हो रहा या ये कर रहे हैं तो इसमें ये दिक्कत आ रही है। मुझे लगता था ठीक है, ट्रायल एंड टाइम है, बिकॉज चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। सपोज कोई प्लेयर आया, उसको समझाया, तो 10 प्लेयर्स में से अगर एक प्लेयर भी हमारी बात समझ रहा है कि हाँ यार मैं क्वालिटी इक्विपमेंट लूँगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है टाइम लगे,
बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो, और वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। अभी मथुरा में कॉर्पोरेट कंपनीज तो है नहीं, आपको पता है, बट बहुत बिजनेसमैन है, बहुत वर्किंग ऐसी है जो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अपनी टीम्स बनाई हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और बहुत सारी टीम्स हो गई हैं, तो कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है। और प्लेयर को भी दिख रहा है कि यार, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है छोटी सिटी में गेम्स ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं कंपैरेटिवली मेट्रो सिटी से। रीज़न बीइंग, मेट्रो सिटी में एक तो प्रोडक्ट कॉस्टली है, या ये कह सकते हैं कोई ग्राउंड आपको चाहिए तो ग्राउंड इज़ वेरी कॉस्टली इन पुणे। 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे, पर मैच का या पर डे का रेंट आई थिंक होगा। अब जब मैं 2012-13 में था, तब अच्छे क्लब में 25 से 30 हज़ार रुपये पूरे दिन के लिए मिलता था, तो एक टीम को बड़ा कॉस्टली पड़ता था। बट मथुरा में तो इट्स वेरी इजी, लैंड की कोई कमी है नहीं। अभी तो बहुत सारे ग्राउंड आ रहे हैं, अभी शायद फ्लड लाइट ग्राउंड भी आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग इतना हो जाता है बच्चे के लिए ये बड़ी चीज़ है। कि स्कूल जा रहा है तो वो बेचारा आएगा ही 3 बजे, फिर उसका ट्यूशन भी है, तो क्रिकेट पे कितना फोकस कर पाएगा। लेकिन मथुरा में क्या है, वो उसका ट्रैवलिंग टाइम इज़ वेरी लेस, या उसने कॉरेस्पॉन्डेंस से स्कूल कर लिया, ठीक है, स्कूल में बात करके कि भाई मैं प्रोफेशनली क्रिकेट भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे को इतना टाइम स्कूल में मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई अलग कर लूँगा, तो उसको प्रैक्टिस का टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है। तो छोटे शहर में अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गई गेम को लेके। मतलब टाइम्स हैव चेंज्ड। पहले होता था कि छोटे शहरों में कुछ नहीं होता था, यू हैव टू मूव टू अ बिगर सिटी। लेकिन अब अगर आप बड़े शहर में हैं तो आपको जितने ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे वो शायद छोटे शहर में नहीं आएंगे। हाँ, छोटे शहर में नहीं आएंगे, और हम्म। इसमें ना एक्चुअली सबसे जो बड़ा हाथ है ना, वो सोच का है। छोटे शहर में पेइंग कैपेसिटी नहीं है, ये जो सोच है ये बहुत गलत है। यही अभी हम बात कर रहे थे रिटेलर्स को लेके ना, राइट। जब तक आप किसी को घी नहीं दिखाओगे तब तक वो डालडा ही लेता रहेगा। जब उसने घी दिखा दिया आपने, तो वो डालडा कैसे लेगा, वो घी लेगा ना, बिकॉज पेइंग कैपेसिटी तो उसके पास है, हम्म। वो घी खाने को तैयार है, वो अच्छा प्रोडक्ट यूज करने को तैयार है, बट आप उसके लिए ला ही नहीं रहे, तो वो ऑटोमेटिकली दिल्ली भागेगा, हम्म। बॉम्बे भागेगा, बिकॉज आप वो सस्ते प्रोडक्ट्स में ही डील कर रहे हो कि यार मेरे तो चलता ही नहीं है यार, कस्टमर कहता है बहुत महंगा है, मैं तो यही लाऊंगा। बिकॉज अब 2,000 रुपये का एक ग्लव ले आया और अब सोचो यही ले ले आदमी, वो नहीं पॉसिबल होगा, ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं वो है। पॉसिबल नहीं तो है। फिर आप एग्जैक्टली क्या विजन लेके काम कर रहे हो? मतलब क्या स्पोर्ट्स कैलिबर के आउटलेट्स पुणे में भी खुलेंगे, या फिर क्या स्पोर्ट्स कैलिबर सिर्फ मथुरा से ऑपरेट करेगा, या आपका क्या विजन है कि हाँ अगले 5 साल में ये हो जाना है? अभी ऐसे तो बहुत ज़्यादा कुछ मैंने सोचा नहीं है ऐसा कि बहुत सारे स्टोर्स खुलेंगे या फिर ये है, हाँ, लेकिन जिस तरीके से हम लोग अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लास्ट 1 महीने का मेरा देखोगे तो शायद मैं स्टोर पे बैठ भी नहीं पाया हूँ तरीके से, बिकॉज सिलेक्शन प्रोसेस में इतना टाइम जा रहा है। पंजाब जाते हैं, 3-3 4-4 दिन की ट्रैवलिंग करते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं अपने साथ, मेरठ जाते हैं, तो बैक टू बैक कहीं ना कहीं जाना हो रहा है। और अभी मेरा जो बिजनेस को लेके पॉइंट है, उसमें मैं हमेशा तैयारी आगे 3 महीने से 6 महीने की कर रहा हूँ। मतलब दिसंबर चल रहा है अभी, तो मेरी तैयारी मार्च अप्रैल के सीज़न के लिए शुरुआत हो चुकी है, बिकॉज इन 3 महीने के लिए तो हम तैयार हो चुके हैं पहले ही, ओके। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आगे की तैयारी पहले ही शुरू कर रहे हैं। और फ्रेंचाइजी या किसी की बात है तो शायद कोई हमसे जुड़ेगा तो हम कोशिश करेंगे उसको भी सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाइन जाए, और वो भी उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से हम काम करते हैं। और मुझे लगता है शायद अगर वो उस तरीके से काम करेगा तो उसी तरीके से ग्रो करेगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम अच्छे एक्सपोर्ट्स करें, हम लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत जगह, बिकॉज कई जगह हम डीलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बन भी रहे हैं बहुत लोग, हमसे बहुत सारे कोचेस जुड़ रहे हैं ओवरसीज़ भी, जो हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग जो ये कह सकते हैं कि जो मथुरा का कस्टमर है हमारा, वो तो हमारे स्टोर पे आके सब कुछ देख सकता है, राइट। बट जिसको बाहर जाना है वो हमारे ट्रस्ट पे प्रोडक्ट ले रहा है, और
उसको उसको तो हम बहुत ध्यान से प्रोडक्ट देते हैं। बैट का कलेक्शन मेरे पास आज भी 300 400 500 इंग्लिश विलो का होगा, बट उसमें से उसकी रेंज में वो 2 बैट 3 बैट 4 बैट उसको छाट के देना कि नहीं यार ये प्रोडक्ट ओवरसीज जा रहा है, ये तो उसको पसंद आना ही चाहिए वहां जाके, बिकॉज शिपिंग कॉस्ट भी है, दूर बहुत है, वहां से प्रोडक्ट वापस नहीं आ सकता। ठीक है, वहां पहुंच गया और वहां जाके उसको ऐसा लगे यार ये क्या मंगा लिया मैंने, ये तो फंस गया। मेरे मेरे टाइप का प्रोडक्ट है ही हम्म। नहीं। तो हम उस पे तो बहुत फोकस करते हैं कि नहीं यार उसको प्रोडक्ट बहुत अच्छा जाना चाहिए, जबकि मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बैट कोई भी खराब है। बैट हर हर कोई अच्छा है, बट आपके हिसाब से है या नहीं उस पे। दैट्स द मेन पॉइंट, मतलब सब अच्छे हैं हम्म। लेकिन आपके हिसाब से कौन सा सही है, दैट्स द हाँ। मेन पॉइंट। ओके, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स। कोई मैसेज आप जो ऑडियंस को देना चाहें या जो रिटेलर्स देख रहे हैं उनको देना चाहें, या ओवरऑल इन जनरल अ मैसेज टू ऑडियंस? रिटेलर्स को मैं एक चीज इसमें बोलना चाहूंगा कि आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स में काम कीजिए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, बिकॉज एकदम से जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं ना डुप्लीकेट बेच के कि मुझे रातों रात अमीर होना है, हम्म। वो बहुत शॉर्ट टर्म है। हो सकता है आप 1 साल बहुत अच्छा काम कर लोगे, हो सकता है आप 6 महीने बहुत अच्छा काम कर लोगे, बट उसके बाद जो एक मार्केट में नाम बनता है कि नहीं यार वो तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट देता है, वो कहीं ना कहीं इतनी तेज डाउनफॉल लाता है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट उसके साथ भी जोड़ लोगे ना, तो वो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट भी डुप्लीकेट में काउंट होने लग जाता है। लेकिन अगर आप 100% ओरिजिनल में काम कर रहे हो, 1% में काम करो, हमारे यहाँ 100% एक नंबर में काम होता है, कोई 2 नंबर में काम नहीं होता। अंडर बिलिंग हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेते, कंपनी से तो ऑब्वियसली नहीं आता है, बट अगर थोड़ा बहुत कभी इधर उधर से लेते भी हैं, देर इज नो अंडर बिलिंग। किसी तरह का विदाउट बिलिंग आपको हमारे यहाँ से सामान मिलेगा ही नहीं, हमारे पास कोई सामान विदाउट बिलिंग नहीं आता। मुझे लगता है गवर्नमेंट को पूरा टैक्स जाना चाहिए। ठीक है, और जब हम पूरा टैक्स देते हैं तो हमें उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो वो 5-6% बचा के आप अपने सर में इतना हेडेक लो। ठीक है, बहुत लोग मेरे से कहते भी है कि अरे, कस्टमर ही कहते, अरे सर आप हमें अंडर बिलिंग करके दे दो या फिर हमें विदाउट बिलिंग दे दो, 6% का तो बेनिफिट होगा। तो मुझे वो 6% का बेनिफिट नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे को वो सर दर्द करना पड़ेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को कहाँ काटूँ या इस बिल को सेल करूँ, हम्म। वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे प्रोडक्ट यही प्राइस पे हैं, आपको इसी प्राइस पे बाई करना है, और अगर आप विदाउट बिल सामान ले रहे हो तो उसकी वारंटी तो वैसी गई। बिल्कुल सही बात है। आप मेरे इवेंचुअली आप से अपना नुकसान कर रहे अपना ही नुकसान कर रहे हो। हो, और जब आप किसी कस्टमर को वारंटी दोगे ही नहीं या उसको सर्विस नहीं दोगे, तो वो आपसे जोड़ा कैसे रहेगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम आई तो असली जो दुकानदार पता लगता है ना, वो प्रॉब्लम में ही पता लगता है कि वो आपका कंपनी से रिप्लेसमेंट करा सकता है नहीं, कि आपको क्या सर्विस दे सकता है, एफर्ट लगा सकता है एटलीस्ट। अब कोई फॉल्टी प्ले में ही कुछ चीज़ है हम्म। तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कंपनी करेगी ना मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई जेन्युइन कंप्लेंट्स है तो उसके लिए कंपनी से ट्राई किया जा सकता है, और प्रोडक्ट चेंज होके आता है। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट चेंज कराए हैं, तो एक नंबर में काम करना चाहिए। और जो प्लेयर्स हैं उनको मुझे लगता है कि अपना प्रोडक्ट उसी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी उनको नीड है। देखना ही नहीं चाहिए 40,000 का बैट वो लेके आया, 50,000 का बैट। अगर आपको 20,000 का बैट आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है तो आप वो ले लो, आप 40,000 पे जाओ मत। वो तो फिर जितना आप महंगा देखते जाओगे वो उतना अच्छा लगेगा, हम्म। बिकॉज उसकी प्रीमियमनेस उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन वुड सेम ही है, थोड़ा बहुत ग्रेड नीचे है। अगर आप बल्ले को अच्छा तैयार करोगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उस तरीके से भी सोचा जा सकता है।